नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की, जो कि अब अपने बढ़ते क्रम में नज़र आ रहा है। चीज़ें थमती नज़र नहीं आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फिक्र चिंता भी बढ़ चली है और दूसरी तरफ रूस ने चेता दिया है। खबर ये भी है कि चाइना भी रूस के साथ आकर खड़ा हो गया है ईरान को बचाने के लिए, ईरान का साथ देने के लिए। लेकिन क्या क्या खबरें आ रही हैं और एक पेंडोरा बॉक्स का चर्चा चल पड़ी है, या उसका टर्म जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और कहा जा रहा है कि पेंडोरा बॉक्स ना खुले, इसकी नौबत ना आए, ये समझ लेना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सर, ये पेंडोरा बॉक्स की बात, ये ईरान के साथ अब सीधे सीधे रूस ने कह दिया है कि अब नौबत बढ़ती जा रही है तो थम जाओ वरना मुश्किल होगा। देखिए पुनीत, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अब इसमें सवाल ये है कि पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या है। बेसिकली पेंडोरा बॉक्स उस चीज़ को बोलते हैं जिसे कहा जाता है कि आप इसे खोले मत, है ना। वो बॉक्स होता है, मतलब नानी दादी की कहानियों वाली। हाँ हाँ, मतलब काइंड ऑफ थिंग। ये ग्रीक माइथोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि रूस ने क्यों कहा है। रूस ने इसलिए कहा है कि अगर आपने, अमेरिका ने ईरान को इस तरह से सपोर्ट किया खुल के, तो फिर रूस के पास भी ऑप्शन होगा। इसराइल को हाँ सॉरी, इसराइल को माफ़ कीजिए। तो रशिया के पास भी ये ऑप्शंस होगा कि भाई वो भी फिर अपने जिस तरह के जो हित है उनको देखे। चीन के पास भी ये ऑप्शन होगा कि भाई वो ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दे, है ना। ईरान तो सपोर्ट कर भी रहा है, चीन तो सपोर्ट कर रहा है। ये बात अलग है कि चीन कभी भी अपने सोल्जर्स नहीं भेजता, बट वैसे सपोर्ट तो हमेशा करता रहा है। तो ये पेंडोरा बॉक्स का मतलब ये है। देखो, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ऐसे समझना होगा कि ये जो लड़ाई है ये अभी लंबी चलेगी। तो हम डे 1 से अपने वीडियो में बताते आए हैं, ये लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि एक तो ईरान के अगर साइज़ का आप बात करें तो अमेरिका के कम से कम 2 या 3 4 5 स्टेट्स आ जाएंगे। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप के भी 2-3 देश बड़े बड़े, वो ईरान जितना बड़ा इलाका है तो उसमें आ जाएंगे। तो ईरान की जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है वो बहुत बड़ी है। वो ऐसे नहीं है कि रातों रात आपने अटैक किया अगले दिन सब साफ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, ईरान के पास भी मिसाइलों का एक बड़ा जगीरा है। कल उन्होंने जो सेजिल मिसाइल छोड़ी थी उसमें इसराइल में काफ़ी डैमेज हुआ। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इसमें रशिया जो है ये कह रहा है कि अगर छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ें क्या अब एस्केलेशन लेडर पर और बढ़ने वाली हैं, या इसमें कई और मुल्क भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, कोई डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन, मतलब डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट होगा चाइना का, ऐसा मुश्किल है। और रूस क्या कर सकता है, रूस हमेशा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो रशिया का बेसिकली, अमेरिका का जो भी एडवांसमेंट होता है कहीं भी पूरी दुनिया में, तो रूस उसको एडवांसमेंट को कहीं ना कहीं एक तरह से एक आखिरी दीवार मानी जाती है रूस। तो वो आखिरी दीवार पे जो है पूरी दुनिया में अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है उसको अगर कोई रोकता है तो रूस रोकता है। तो रूस ने उसी लाइन पे बयान दिया है कि भाई देखो, आप जो कर रहे हो इजराइल और आप मिलके, वो है, हम सबको पता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल चुप बैठे हैं, और अगर आप ये बिल्कुल एक तरफा करोगे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये एक जो पूरी लास्ट टापू, जो आखिरी टापू है, आखिरी दीवार है, कुछ भी आप कहिए, वो रूस है। तो ये मामला है। अब अमेरिका रूस की बात मानेगा नहीं मानेगा, उसका आप ये मान सकते हैं कि अगर रूस ना होता तो अमेरिका पहले दिन से इस लड़ाई में शामिल होता। अच्छा। ये भी बात सच है। कहीं ना कहीं रूस का थोड़ा बहुत 20% 30% कहीं ना कहीं दबाव है अमेरिका पे, बाकी कंट्रीज़ पे, कि अमेरिका सीधा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और ये अमेरिका अगर सीधा इन्वॉल्व नहीं होता है तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, इसराइल के लिए मुश्किलें तो ऐसे हैं, आप ये समझिए कि देखिए, जो हम कई दिनों से कह रहे हैं कि सेजिल मिसाइल छोड़ना, कुछ और मिसाइलों का छोड़ना जिनकी स्पीड ज़्यादा है, वो इसराइल को डैमेज कर सकती हैं। इसराइल के जिस हॉस्पिटल पे ये अटैक हुआ, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ पे इसराइल की साइंटिफिक रिसर्च होती थी जो मिलिट्री के लिए होती थी। वो कोई आम हॉस्पिटल नहीं था, वो हॉस्पिटल था जहाँ पे काफ़ी बड़ी रिसर्च होती थी। उसमें DNA प्रिजर्व किए गए थे, उसमें कुछ टिश्यूज़ प्रिजर्व थे,
और कोई नई साइंटिफिक बायोलॉजिकल एडवांसमेंट की कुछ रिसर्च हो रही थी। तो एक ही झटके में जब वो मिसाइल गिरी ईरान की उस सोरोका मेडिकल सेंटर पर, एक ही झटके में सबको नुकसान हो गया। तो वो करीब नुकसान है वो $300 मिलियन का है, यानी कि $3 बिलियन का मान के चलो आप। तो जो भी ईरान की तरफ से जो भी नुकसान होगा इजराइल को, वो भी बड़ा होगा। भाई लोग कम हैं तो लोग अगर ईरान में 50 मर रहे हैं तो वहाँ 25 मर रहे हैं, तो वो भी नुकसान है। दूसरा, इस तरह के साइंटिफिक सेंटर्स पे अटैक होना जहाँ पे काफ़ी सालों की रिसर्च है, तो वो भी तो नुकसान ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अमेरिका जो इसमें बार बार कह रहा है कि हम शांति दूत हैं, हम शांति दूत हैं, लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ धमका भी रहा है ईरान को, और इसीलिए अब क्या ट्रम्प के ऊपर प्रेशर पूरी दुनिया से पड़ना शुरू हो चुका है? क्योंकि खबर ये है कि ब्रिटेन ने भी ट्रम्प से बात की है कि इन चीज़ों को, ये इजराइल जिस तरीके से कर रहा है, ये गलत तरीका है। देखिए पुनीत, एक चीज़ समझिए कि इस सवाल का आज हम अपने दर्शकों को जवाब दे देते हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में सीधा क्यों नहीं कूदा। देखिए, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक हवा क्रिएट करके रखा था ईरान का। खुद ईरान भी चाहता था कि मेरा हवा क्रिएट हो, तो वो ईरान को जो थ्रेट थी ईरान की, अमेरिका उसको कायम भी रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि ईरान की अगर थ्रेट रहेगी तो सऊदी अरब, कतर और यूएई सब क्या करेंगे, हथियार खरीदेंगे अमेरिकन के। और तो, ये हुआ भी और ये हुआ भी है। अभी $100 बिलियन, $1 ट्रिलियन के हथियार भी बेच के आए। जिस दिन इस रीजन से ईरान की थ्रेट खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? तब चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से बढ़ रही हैं उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी। नहीं, जो हथियार है, हथियारों का बाजार खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अमेरिका के हथियारों का बाजार खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका को बेसिकली इस कंफ्यूजन में भी है। इजराइल का मामला तो अलग है। इजराइल तो भाई कहता है कि मेरे को तो एग्जिस्टेंशनल थ्रेट है, मैं तो ईरान पर अटैक करूंगा। लेकिन इजराइल तो 3 दशक से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये परमाणु बम बना लेंगे। हाँ, वो तो कहता ही है, वो उसका नैरेटिव है। लेकिन अमेरिका का क्या है? अमेरिका को जिस दिन ईरान को अगर ईरान को बिल्कुल रिजीम चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया आपने वहाँ पे, वो तो थ्रेट खत्म हो जाएगी। अपना सामान कैसे बेचोगे आप फिर? भाई ईरान का डर दिखा के, भाई ईरान पे ये तो आरोप लगते हैं कि हिजबुल्ला खड़ा किया, हुतीज़ खड़े किए, और आपके हमास को सपोर्ट करा। तो वो जो थ्रेट है, जो जितने भी सऊदी अरब, कतर, जितने भी सुन्नी मुल्क हैं, उनको तो फिर ये प्रॉब्लम होएगी ना कि भाई ईरान तो ख़त्म हो गया, अब हमें क्या थ्रेट है, हम क्यों अमेरिका का सामान खरीदें? अमेरिका के एयर बेस हैं, हर कंट्री में है, उसका लाखों करोड़ों का खर्चा है हर साल का। वो जो ये सऊदी अरब का मेंटेनेंस बहुत महंगा है, उन सारे सैनिकों का जितना भी खर्चा है वो सब देते हैं, तो तब उनका क्या होगा? एक चीज़ और है, आप ये बात तो आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि मैं अब समराइज़ करूं उससे पहले समझना चाह रहा हूं, ये रिजीम चेंज करने वाली जो बात है ना, इसी को लेकर पुतिन ने कहा है कि आप पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसी स्थिति हो जाए। देखो, रिजीम तो अमेरिका ने हर जगह किए हैं। आप समझो तो सद्दाम हुसैन का रिजीम चेंज किया, उसके बाद जो है ये ईरान का रिजीम चेंज करने के चक्कर में है ये। दूसरा ये है कि आपने लीबिया में किया था मोहम्मद गद्दाफी का, उसके बाद वहाँ क्या हालात है वो देख लो आप। उसके बाद आपने ट्यूनिशिया में हुआ था, वो अरब इराक में आपने किया, मिस्र में एक आपने आराम से अपनी जो फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है उनको बनाया हुआ है, जो अमेरिकन है। तो रिजीम तो चेंज हमेशा करते आए हैं, पहले पालते हैं फिर ये रिजीम चेंज कर देते हैं, तो ये तो पूरा गेम चलता ही। ईरान कह रहा है अब नैरेटिव आपका नहीं चलेगा। अब बिल्कुल ये देखना होगा। देखिए, अगर ईरान में रिजीम चेंज हो भी गया, सपोज करो कोई रिजीम चेंज हो गया, तो ईरान में सबसे बड़ी दिक्कत है तो उसके बाद कौन? क्योंकि देखिए, ईरान को आप ऐसे मत समझिए, वो अगर चलो मैं एक बार को मान भी लेता हूँ कि खमनाई को सपोर्ट नहीं करते, आपका ऐसा मानना है, चलो 50% करते हैं, 50% नहीं करते, लेकिन जो 50% नहीं करते वो भी तो खुददार लोग हैं, उनके ऊपर आप किसी को बैठा दोगे तो वो उसकी भी बात तो नहीं मानेंगे ना। क्योंकि देखिए, ईरान में आप ये मान के चलिए, पूरा सिविलाइजेशन, जब हम बोलते हैं एक बड़ी सिविलाइजेशन है तो उसकी वजह है, एक तो वहाँ लिटरेसी रेट 70-80% है। कोई ऐसा नहीं है कि 20% लोग पढ़े लिखे हैं बाकी सब अनपढ़ हैं। 70-80% लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, कल्चर्ड हैं, उनको पुराना इतिहास है, वो अपने आप को ईरानी बोलते हैं, अपने आप को फ़ारसी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज पुरानी, उनकी कल्चर पुरानी है। तो वो ऐसे लोग नहीं है कि आप उनके ऊपर किसी को बैठा देंगे और स्वीकार कर लेंगे। आप कहेंगे कि भैया आज से आप सिविलाइज बन जाए, ये फलाना जो है ये आपके प्रेसिडेंट होंगे। वो उनके अंदर खुद मुख्तारी भी है।
तो ये बात अलग है, उनके इख्तलाफ हो सकते हैं खामनेई से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी जनता बिल्कुल डंडे के जोर पे चल पड़ेगी। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं और ये बहुत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढा जाना चाहिए, वक्त रहते मिलेगा भी। तो पहली बात तो ये है कि यूएस का कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर ईरान में कुछ ईरान को डिसआर्म कर दिया गया, यानी कि उसके हथियार छीन लिए गए, सब कुछ परमाणु बम सब कैपेसिटी ख़त्म कर दी गई, वहाँ पे कोई नई सरकार बन गई, तो उसके बाद तो अमेरिका का भी नुकसान है ना, डीप स्टेट का। भाई जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर के हथियार बेचता है गल्फ कंट्रीज़ को, फिर वे हथियार नहीं बिकेंगे, तो नुकसान तो अमेरिका को भी है। तो कुल मिलाकर चीज़ें जो हैं अभी कुछ वक्त आगे तक जा रही हैं और इसमें अमेरिका ये कह रहा है कि हम थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और ईरान के साथ अब रशिया आकर खड़ा हो गया है, चीन आकर खड़ा हो गया है और रशिया ने तो साफ साफ धमकी भी दे दी है और कह दिया है कि अगर आप रिजीम चेंज करने की सोच रहे हैं तो आपको ख़तरों से खेलना होगा। और चीज़ें बढ़ी तो ये इसमें कई और मुल्क भी इसकी जद में आ जाएंगे, ये साफ तौर पर कह दिया गया। इसके पहले पुतिन ने वैसे भी इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि बूशहर में आप जो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट पर, उसे बंद कीजिए। और अब उन्होंने ट्रंप को भी समझा दिया, अमेरिका को भी समझा दिया। फिलहाल इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।